अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में नई हुकूमत की तश्कील का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नई काबीना के लिए मुशावरत और मुलाकातें कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने अपने तमाम इत्तेहादियों से अलग अलग मुलाकातें की हैं। पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और आज़ाद अरकान से हुकूमत साजी पर मुशावरत की है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रही है और इसके लिए सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी है, इस्तीफों का ऐलान कर चुकी है। इमरान खान अपना पहला जलसा कल पेशावर में करेंगे, उसके बाद 16 अप्रैल को कराची में, 24 अप्रैल को लाहौर में जलसा होगा। इमरान खान अपनी हुकूमत की बरतरफी को अमरीकी साजिश कह रहे हैं, अपोजिशन को गद्दार कह रहे हैं, अदलिया के फैसले से खुश नहीं है, तहरीक इंसाफ अदालती फैसले पर तनकीद कर रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फौज और अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का इदारे ने सख्त नोटिस ले लिया है। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन कमांडर्स ने कुछ हलकों की जानिब से पाक फौज को बदनाम करने और इदारे और मुआशरे के दरमियान तफरीक पैदा करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस ले लिया है। फॉर्मेशन कमांडर्स ने आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए अस्करी क़यादत की तरफ से दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। फॉर्मेशन कमांडर्स ने करार दिया कि पाकिस्तान की कौमी सलामती सबसे मुकद्दम है। पाक फौज इसकी हिफाजत के लिए हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी रही है और बगैर किसी समझौते के हमेशा खड़ी रहेगी। यानी एक तरफ हुकूमत गिरने पर फौज और अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ फॉर्मेशन कमांडर्स ने आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए अस्करी क़यादत की तरफ से दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इफ्तार डिनर के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की है और शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस को पाकिस्तान हाउस में तब्दील करने का ऐलान किया है और कहा है कि रियासती इदारों की तज़हीक पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। फौज और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कानून की गिरफ्त में आएंगे। कश्मीर और अफगानिस्तान पर ब्रीफिंग पार्लियामान में हुई तो लेटर गेट पर क्यों नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होगा। आइन शिकनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनान अमल करेंगे। नैब को इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी काबीना 1-2 रोज में तश्कील पा जाएगी। पार्लियामेंट का 1.5 साल रहता है, मेरा फैसला इत्तिहादी करेंगे। पीपल्स पार्टी को काबीना में आना चाहिए। शहबाज शरीफ से सवाल किया गया कि अचकन का ताना देने वालों को क्या पैगाम है, तो इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवाब था कि देख लें, अल्लाह ने पहना ही दी अचकन। पूरी सूरत पर बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, सबसे पहले बताइएगा कि काबीना नहीं बन पाई है। आज जहां जहां शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए गए, आप भी उनके साथ गए, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, आपका भी नाम आ रहा है वजारत दाखिला के लिए। इसका मतलब है आपकी तैयारी नहीं थी। अब इतने नाजुक हालात हैं, काबीना नहीं अनाउंस हो पाई है। क्या पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी मान नहीं रहे हैं कि लंबा अरसा हुकूमत चले, मगर आप लोगों का भी इरादा बन गया है कि 2023 तक हुकूमत चले? नहीं, देखें, ये आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का पहला दिन था और उन्होंने पहला दिन जो है वो उसी मुशावरत में गुजारा है जिसमें आज वो तमाम अलाइज से मिले हैं और उनका शुक्रिया अदा किया है जो उन्होंने तावन किया और उन्होंने इज़्ज़त दी उनको, और उसके जवाब में उनके साथ जो है वो मुशावरत भी की उनके साथ कैबिनेट की फॉर्मेशन के लिए, और उसमें मैं साथ था। एक बात कॉमन थी सभी में, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बात की और वही बात मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये इस मुल्क से जो ये तब्दीली की तबाही जो है वो मुसल्लत थी, तो उससे अल्लाह ताला ने मुल्क को और कौम को जो है वो निजात दी है और हम इसके ऊपर खुश हैं और हमने गैर मशरूत तौर पे जो है वो आपके साथ तावन किया। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है। अब आप बताएं कि आप किस तरह से समझते हैं कि हमें क्या रोल और किस तरह से आपके साथ जो है वो शामिल होना चाहिए। यही जवाब जो है वो BAP के खालिद मक्सी साहब का था, अख्तर जान मैंगल साहब का था, इसी तरह से जो MQM की क़यादत है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, तो सब ने जो है वो न सिर्फ कैबिनेट फॉर्मेशन में अपनी जो है वो शमूलियत की बात की, तावन की बात की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आप बताएं कि आपको किस तरह से जो है हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो फिर क्या वजह है कि अभी तक आप नहीं अपनी, तो फिर क्या वजह है अभी तक काबीना का ऐलान नहीं कर पाए हैं शहबाज शरीफ साहब? क्या खुद अकेले मुल्क चलाना चाह रहे हैं? जिस तरह पंजाब में भी वो कमी वजीर रखते थे। नहीं, इसमें शाहजेब ये पहला दिन था और ये आपके इल्म में होगा कि इस किस्म के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ थे उनके ऊपर जो टॉप लीडरशिप है PDM की और पीपल्स पार्टी की, उनके दरमियान यही तय था
कि सबसे पहले ये जो एक यानी कौमी मकसद है जिसमें मुल्क और कौम की बका है कि इस तबाही को जो एक नाहल और नालायक हुकूमत की सूरत में मुसल्लत है मुल्क के ऊपर, इसको उतारा जाए और उसके बाद फिर जैसे ही जो इश्यूज़ आएंगे उनके ऊपर जो है वो उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसले हो जाएंगे। तो ये फ़ैसला मेरा ख्याल है 1-2 रोज़ में जो है ये हो जाएगा। वैसे मगर इस पर क्या इख्तिलाफ है कि नहीं है, और इसी तरह से दूसरे फैसले क्या अब नून लीग का माइंड बन रहा है कि 2023 के अगस्त तक ही पार्लियामेंट असेंबली अपना टाइम पूरा करें और पीपल्स पार्टी और दूसरे इत्तेहादी नहीं मान रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, इसमें जो है वो पहले से कोई फ़ैसला नहीं है। इसमें टॉप लीडरशिप के दरमियान ये बात तय थी कि इस मकसद को जो है वो हासिल करने के बाद दोबारा टॉप लीडरशिप बैठेगी और कंसेंसस के साथ या अक्सियत के साथ जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। अब इसके ऊपर के कब इलेक्शन की तरफ बढ़ना है और ये टेन्योर जो है इसका क्या जो है वो टाइम टेबल होगा, इसके ऊपर बाकी पार्टीज़ का भी अपना अपना व्यू है, PMLN का भी व्यू है, PLN में भी दोनों राय जो है वो पाई जाती हैं। एक राय ये भी है कि हमें जितनी जल्द मुनासिब हो, बेहतर हो, हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और एक राय ये भी है कि हमें कुछ अरसा जो है वो काम करना चाहिए और लोगों को चले हम जो है वो शायद कोई इस तबाही में जो है वो कोई ज़्यादा फ़र्क ना डाल सकें, लेकिन इसको कैप कर सकें और कुछ ऐसे इक़दाम करें कि लोगों को कम से कम उम्मीद पैदा हो कि उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करने की सलाहियत हम में है और उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और सब क्या ये PMLN भी अपना फैसला जो है करेगी, बाकी जमातें भी करेंगी और कंसेंसस के साथ या अक्सरियत के साथ जो फैसला होगा उसको सब तस्लीम करेंगे। अच्छा, मगर क्या इमरान खान ने आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया है जिस तरीके से वो सड़कों पर निकले और अब फिर अगले एक हफ्ते में उनके 3 जलसे होने जा रहे हैं, कल पेशावर में, फिर कराची में, फिर लाहौर में, तो कंफ्यूज हो गए आप कि अगर अभी इलेक्शन कराया तो कहीं इमरान खान बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, आप लोगों को एक रद्द-ए-अमल ना आ जाए और आप लोग हार जाएं, या फिर अगर 2023 में कराया तो उनकी कारकर्दगी का बोझ आप पे भी ना पड़ जाए और वो आपके खिलाफ 1.5 साल कारकर्दगी का बयानिया ना बना दें। कंफ्यूज हो गए कि क्या करें? शाहजेब हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं। कल तक तो ये सारे मराहल हमने जिस तरह से जिस एतमाद के साथ और किस किस्म की हरकतें हुई हैं कि ना इन्होंने आइन का ख्याल किया, ना कानून का, ना रूल्स का, यानी हालत आप देखें कि एक आदमी जो है वो सबसे बड़े आइनी ओहदे के ऊपर बैठा है और कल वो दौड़ गया हल्फ लेने से। ये ऐसे हालात में भी हमने पूरे एतमाद के साथ, बैलेंस के साथ जो है हम एक एक कदम जो है वो आगे बढ़े हैं। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और इसमें हमें ये मालूम है कि इसने ये सारा कुछ पहले भी किया है। पहले भी तो 14 से लेके 18 तक ये जलसे करता रहा और क्या करता रहा है, और इसके जलसे करने के दौरान ही हमने जो है वो इस मुल्क से लोड शेडिंग को भी दूर किया, हमने दहशतगर्दी का भी कलाकुमा किया। अब ये 3 जलसे करने जा रहा है तो हम भी 3 ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये पेशावर में करे, इससे बड़ा जलसा पेशावर में करेंगे, ये कराची में करे, इससे बड़ा जलसा कराची जो है वो आज भी बिलावल साहब कह रहे थे कि आप डेट जो है वो अपना मुतहदा पोजीशन तय करे, तो इससे बड़ा जलसा कराची में करेंगे, ये लाहौर करे इंशाअल्लाह ताला, उसके मुकाबले में भी होगा। हमें ये मालूम है कि ये इलेक्शन ईयर है। देखिए ना, इलेक्शन जो है वो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी मुझे 7 माह चाहिए, वो 7 माह हो बाद हो या 13 माह बाद हो, होना तो इलेक्शन है, ये इलेक्शन ईयर है। तो इस बात से हम बिल्कुल जो है वो ठीक है, ना कोई कंफ्यूज है और ना ही हमें इसमें कोई शक है। राजा साहब, ये जो आज इजलास हुआ पाक फ़ौज का और फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास था, जिसने अस्करी क़यादत का जो आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए दानिशमंदाना मौक़िफ़ है उस पर एतमाद का भी इजहार किया और सोशल मीडिया पर जो नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने हो रही है उसका भी सख्त नोटिस लिया। किस तरह देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए, ये बयान मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस मुल्क में जमहूरियत, आइन और इंसाफ की बालादस्ती के लिए जो है ये बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है। और ये किरदार जो अदारों ने और इसमें ख़ास तौर पे अदलिया ने जो किरदार इस दौरान अदा किया है, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पिछले 74 सालों में। पिछले 74 सालों में तो जब कभी बात थोड़ी बहुत भी इधर उधर ज़ेर ज़बर होती थी तो उसके बाद फिर आपको पता ही है कि फिर क्या होता था, और फिर 10-10 साल और 8-8 साल जो है मुल्क के ऊपर जो है वो गैर आइनी दौर जो है वो मुसलत कर दिया जाता था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इक़दाम है
जिस तरह से अदारों ने आइन की बालादस्ती को, कानून की बालादस्ती को और जमहूरियत को जो है वो परवान चढ़ाया है, पूरी कौम इसके ऊपर जो है वो न सिर्फ शुक्रगुजार है बल्कि पूरी कौम जो है वो समझती है कि इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक जब मामला चलेंगे तो ये मुल्क जो है ये सुरखरू होगा। मगर अब ये लोग वही चाहते थे कि जो इससे पहले होता रहा है, जो 18 में हुआ है, जो उससे पहले हुआ है, वही कुछ हो। तो ये अब उसके ऊपर जो है वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन ये 2-4-10 दिन में ये सारा गुस्सा इनका निकल जाएगा जब इनके अपने अमाल भी जो है वो सामने आएंगे। मगर यानी एक जो है ना ये अपना ये रिंग रोड वाला मामला, इसी एक को ले लें ना तो आपको पता चल जाए कि ये कितने जो है ये अपना जो है वो दयानतदार थे और ये क्या कुछ जो है वो करते रहे हैं। मगर साहब इस सब में जो इन्होंने किया है, मगर साहब इस सब में आप ये यकीनी बनाएंगे, क्योंकि आप तो खुद ज़ाती तौर पर आपके साथ जो हुआ, हीरोइन का मुकदमा बनाया गया, किस तरीके से आपको विक्टिमाइज़ किया गया, फिर आपके दूसरे मेंबरान भी हैं, साथ में आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर भी क्रैकडाउन हुआ, आप इसको यकीनी बनाएंगे कि जो आपके साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी नहीं हो रहा होगा। अभी आपकी हुकूमत आने से पहले ही छापे पड़ना शुरू होना, नो फ्लाई लिस्ट में डाल देना, ये नहीं होगा। जो होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा, उससे मावरा नहीं होगा और टारगेटिंग नहीं होगी। शाहजेब, मैं आपको एक बात आपके सामने रखूं कि जिस आदमी ने ख़ुद जुल्म बर्दाश्त किया हो, जिस आदमी ने ख़ुद झूठे मुकदमे जो है वो बर्दाश्त किए हों, उसे जुल्म से और इस किस्म की हरकतों से उसे नफ़रत होती है। वो अगर नफ़रत ना हो तो वो फेस ही नहीं कर सकता, वो मुकाबला नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी के साथ जो है वो जुल्म के मुर्तकिब हों या हम किसी के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाने के जो है वो मुर्तकिब हों। दरअसल इनका काम ये था कि ये बंदे को पहले पकड़ते थे और उसके बाद उसका जुर्म तलाश करते थे। हालांकि होना ये चाहिए कि आप जुर्म को पहले पकड़ें और उस जुर्म को जो है वो उससे फिर जो है वो जुर्म जो है वो ख़ुद फिर मुजरम का पता देता है, तो उसके बाद जो है वो उसको पकड़ें। ये नहीं कि बंदे को आप पहले पकड़ें और उसके बाद जो है वो 6 महीने और साल जो है वो आप उसका जुर्म तलाश करते रहें। तो हम बिल्कुल जो एक इंसाफ और कानून के मुताबिक मामला होगा वो ज़रूर करेंगे, लेकिन न तो किसी की तज़हीक करेंगे। कोई शहजाद अकबर हम नहीं बैठाएँगे जो बैठ के रोज़ जो है वो फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ और लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कहानियाँ सुनाए और लोगों को जो है वो बेतौकीर करे। ऐसा काम बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट। मुझे ये भी बताइएगा, ज़राए से खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म ने नवाज़ शरीफ और इसाक डार के जो पासपोर्ट हैं उनकी तजदीद के अहकामात जारी कर दिए हैं। क्या नवाज़ शरीफ और इसाक डार साहब वापस आने वाले हैं? ये कर दिए जाने चाहिए। ये जुल्म किया था उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर ने, और जो वो और जिस किस्म की वो गुफ्तगू करता था, इसे कहते हैं ना कि इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। ये इज़्ज़त फिर जिसको अल्लाह चाहता है वो देता है और जिसको चाहता है उसको ज़लील करता है। मैं समझता हूँ कि आज ये पासपोर्ट भी जब रिन्यू होंगे और उसके बाद जो शेरवानी पहन के मियाँ शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया है, इससे बड़ी सज़ा जो है वो इमरान खान को और कोई नहीं मिल सकती, और ना उसको मिल सकती है जो कहता था कि जी मैं जो है वो उनके फिर वापस आने का भी बता दें। जब ये तजदीद हो रही है तो फिर क्या वापस आने के लिए हो रही है? जी देखें, ये पासपोर्ट की तजदीद तो उनका कानूनी आइनी पैदाइशी हक है। बाकी जो वापसी है, वापसी के मतलब वो ख़ुद इसका फ़ैसला करेंगे, पार्टी के साथ मुशावरत करेंगे और उसके बाद वो ख़ुद ऐलान करेंगे। किसी को भी या मुझे ये हक़ तो नहीं पहुंचता कि हम इस बात का तयन करें। उनकी सेहत का मसला भी है, उसके मतलब भी वो फ़ैसला करेंगे जो उनका कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। और बाकी वापस उन्होंने आना ही आना है, उनका मुल्क है, उनका वतन है। लोगों ने कितनी मोहब्बत की है उनसे, और अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको जो है वो दूसरी बार सुरखरू किया है। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ सीनियर साफ़ी तज़किरा सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साहब, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो, फिर उसमें ज़ाहिर है जो नफरत अंगेज़ मुहिम है उस हवाले से सख्त नोटिस लिया जाए और ये कहा जाए कि पाक फ़ौज की क़यादत के आइन व कानून की हुक्मरानी के लिए दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है। और सब इसे क्या एग्जैक्टली समझा जाए और क्या बहुत ज़्यादा तशवीश वाकई पाई जाती है? आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? जी यकीनन, एक तो ये जो 4-5 दिनों से पीटीआई ने बिलखुसूस जो मुहिम शुरू की है और बड़ी गंदी मुहिम शुरू की है और जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, तो उस पे फ़ौजी सफ़ों में इंतहाई गम गुस्सा भी है और परेशानी भी है और तशवीश भी है
क्योंकि अपनी क़यादत के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि फ़ौज कितनी हसास होती है। दूसरा, वो मुहिम बिल्कुल मनगढ़ंत है। अब अगर पीटीएम इसके पहले थे तो पीटीएम के तो लोग मरे थे, उनके घर उजड़ गए थे, उनके ग्रीवेंसेस के बारे में हमारी आला क़यादत भी कहती थी कि उनके ग्रीवेंसेस जेन्युइन हैं। लेकिन अब इनका तो न किसी ने किसी को मारा है, ना कोई कुछ हुआ है। सिर्फ ये था कि माजी में उनके लिए जो गैर कानूनी काम होते रहे, इमरान खान साहब का फ़ौज से मुतालबा ये था कि वो आके गैर कानूनी तौर पर मुदाखलत करें, उनके इत्तेहादियों को भी उनके लिए बराबर करें, उनके लिए मीडिया को भी दबाए, उनके लिए जुडिशरी को भी दबाए, उनके लिए बाकी कुछ भी करे। लेकिन फ़ौजी क़यादत ने ये फ़ैसला किया था और ये इनिशिएटिव ठीक है कि आर्मी चीफ और DGISI का होगा। लेकिन आज से 2 हफ्ते पहले मैंने एक ट्वीट की थी और जिसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद कि न्यूट्रल रहने का और आइन के साथ खड़े रहने का फ़ैसला वो इंस्टीट्यूशनलाइज है। अब सियासत में वक्ती तौर पर इमरान खान साहब को एक तो शिकस्त हुई है, दूसरा उन्होंने जो एक मनगढ़ंत बयानिया अपना लिया है अमेरिका साजिश का, तो उसमें फ़ौजी क़यादत या फ़ौजी इदारे उनके हमनवा नहीं हैं। लेकिन उनके लोग और वज़रा के लेवल के लोग फ़ौज के बारे में झूठ बोलते रहे कि वो भी उनके साथ इस मामले में हमनवा है, हालांकि फ़ौजी क़यादत उस नैरेटिव को नहीं मानती। तो जाहिर है कि वो तशवीश भी होगी। और आज एक बार फिर फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में ये बात साबित हो गई कि न सिर्फ ये कि मिलिट्री लीडरशिप का अगर आप उसके अल्फाज पे गौर करें जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज़ आया है कि न सिर्फ ये कि फ़ौजी लीडरशिप आइन के साथ और कानून के साथ खड़ी रहने के लिए कमिटेड है, बल्कि पूरी फ़ौज वो फिर अपनी क़यादत के साथ कमिटेड है। और सब फिर मुझे ये भी बताइएगा सर क्विकली कि अब ज़ाहिर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने कह दिया कि पार्लियामान में की कमेटी में इसके हवाले से ब्रीफिंग होगी जिसमें अस्करी क़यादत भी सारी की सारी मौजूद होगी, वो सफ़ीर भी मौजूद होंगे और तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट कर दिया है। आज से पहले ज़ाहिर अस्करी ज़राए की तरफ से ज़राए के तहत तो कहा गया था कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान लगा रहे हैं। क्या कुछ फ़ैसला है कि इस हवाले से भी वाज़ेह तौर पर तहकीकात करके अवाम के सामने रखी जाए? और ज़ाहिर उस वक्त इमरान खान साहब तो नहीं मानेंगे क्योंकि वो तो पहले ही मुस्तरद कर चुके। नहीं, देखिए मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि PTM जैसी तंजीमों ने भी ये नहीं किया था कि फ़ौज के बारे में झूठ इस तरीके से बोला जाए और गलत फहमियाँ पैदा की जाए। मसलन कल वज़ीर आज़म की तकरीबी हल्फ बर्दारी में आर्मी चीफ तशरीफ़ नहीं लाए थे। मैंने अपने मुस्तनद ज़राए से मालूम किया तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब जॉइंट चीफ तशरीफ़ लाए थे और अगर आप देखें तो जॉइंट चीफ 3 अफवाज के सरबराह होते हैं, फिर 2 सर्विसेज चीफ भी थे। अब इन्होंने ये गलत प्रोपेगेंडा यहाँ पे कर दिया। फिर जो ये वाला मामला है, अब वो DA की तरफ से रिपोर्ट भी आई होगी और ये केबल पहले दिन आर्मी चीफ, DGISI और CGS इन तीनों को भी जाती है। अब अगर इसमें ऐसी कोई बात होती तो ख़ुद इमरान खान साहब अगले दिन उसका नोटिस ले लेते, फिर 1 हफ्ते में नोटिस ले लेते। न फरनापिस ने कोई एहतजाज किया, ना और कुछ था। अब वो उसको साजिश का नाम दे रहे हैं। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें इमरान खान साहब ने गैर ज़रूरी अफराद को जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर नहीं है उनको बुलाया, लेकिन उसको गलत तशरीह कर रहे हैं कि जैसे आर्मी की लीडरशिप उनके साथ हमनवा है। और फिर अब ये जो कैंपेन उन्होंने शुरू कर दी है तो जाहिर है कि उसकी वजह से परेशानी तो होगी, लेकिन जितना वो इसको आगे बढ़ाएंगे, वज़ीर आज़म साहब को अब भी मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को उनको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो कैबिनेट कमेटी या नेशनल सिक्योरिटी के मिनट्स हैं वो मिनट्स ला के इनके सामने रख दे, उसमें खुद फौज का और सर्विसेज चीफ का मौक़िफ़ इनके सामने आ जाएगा और सफ़ीर को बुला। बहुत शुक्रिया सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं कि पीपल्स पार्टी को इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पे कि वो काबीना में आएँ या फिर इंतखाबात अगले साल तक जाएँ। बात करेंगे पीपल्स पार्टी से एक ब्रेक के बाद।
दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। पीपल्स पार्टी सारे मामले में क्या सोच रही है? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, जाहिर है हुकूमत अभी तक काबीना नहीं अनाउंस कर पाई है और इत्तलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मामला तय होने, दीगर इत्तेहादियों के साथ भी। क्या दुरुस्त है कि वजारतें नहीं चाहिए, पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हो रही है, सिर्फ स्पीकरशिप, चेयरमैन सेनेटशिप या फिर मुस्तकबिल में जरदारी साहब के लिए सदारत, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है? कल वो वज़ीर आज़म बने हैं, आज एक्शंस उसने शुरू किए हैं। कैबिनेट में जाना या नहीं जाना ये अलग मसला है, मगर हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कोई चीज़ नज़र ना आए कि हम में कोई अभी से प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, क्योंकि हमें अपने अलाइज को भी साथ रख के लेके चलना है। मुश्किल टास्क है, मैशियत बिल्कुल बैठ चुकी है, उसको थोड़ा ज़्यादा मुख्तसर अरसे में ठीक करना है और रजिस्ट्रेशन करनी है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन में जल्द व जल्द जाना है। मुल्क के जो इंटरनेशनल क्राइसिस हो गए हैं उनको ठीक करना है और इस ख़त को जिसको बयानिया बनाया गया है, इस ख़त को जॉइंट सेशन के थ्रू अपना इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसमें सबको बुलाया जाएगा और उस एम्बेसडर को भी बुलाया जाएगा, उसको डिकोड किया जाएगा कि इसमें क्या है, कैसे किसी मुल्क ने पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है या नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें नज़र आएगी, मगर हुकूमत की जल्दबाजी हमें अभी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर काम शुरू कर दिया है, आज से ही आपने देखा है कि उसने नए एक ऑर्डर्स देने शुरू किए, हम उसके साथ हैं। मगर इसमें क्योंकि इशू ये आ रहा है कि अब शाहिद खान अब्बासी साहब ने जैसे कहा कि उन्हें लगता है कि अब 2023 में ही जाके इलेक्शन होगा और ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। जब आप पिछली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में थे, आपने कहा कि अगस्त तक हुकूमत चलेगी, अक्टूबर नवंबर तक इंतखाबात होंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी इसलिए कोई वजारत नहीं लेना चाह रही है क्योंकि पीपल्स पार्टी जल्द ही इलेक्शन चाहती है, मगर नून लीग का माइंड बन रहा है कि इलेक्शन अगले साल ही हो और असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें? देखें, हमारी भी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, क्योंकि हमने 2008 से इसके तरीक़ेकार को चेंज किया था और COD के थ्रू हम लोगों ने एक दूसरे को एब्ज़ॉर्ब किया था। अभी हमें असम्बली में वक्त पूरी करना चाहिए, मगर ऐसी हालात हैं कि ये इमरान खान का जो मल्टी टन्स बोझ है, ये उठा के इलेक्शन में जाना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी होगी। हमें जल्द व जल्द लॉज को चेंज किया जाए, रिफॉर्म्स बनाए जाए और हुकूमत में बजाय हम नई इलेक्शन में जाएं। इसमें मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ने एक पूरा नया बयानिया बनाया है। पहले ही लोग उनके इमरान खान साहब के सड़कों पर आए, बगैर सड़कों पर निकले, अब वो जलसों में जा रहे हैं। कल पेशावर में होगा, फिर हफ्ते को कराची में होगा और उसके बाद अगले हफ्ते को लाहौर में जलसा होगा। इसका मतलब है वो तो पूरी इलेक्शन कैंपेन में चले गए हैं। तो कहीं नून लीग ये प्रेशर फील कर रही है कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, इस वक्त इमरान खान साहब एक बयानिया बनाने में कामयाब हो गए कि इलेक्शन में जाया जाए, और पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि ऐसा नहीं है? मैं समझता हूँ कि वो जो बयानिया बना के जा रहा है, हम उस बयानिया को एक्सपोज करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ये एक और झूठ, जिससे अपनी ज़ात को बचाने के लिए अपनी पर्सनल इशू पे पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी का इम्पोर्टेंट जो रोल है, उसको अपनी ज़ात पे किस तरीके से कुर्बान किया जाता है। ऐसे भी लीडर्स हैं, उसके बावजूद अगर कुछ चंद लोग जो खुशहाल लोग हैं, जो 10-15% रखते हैं, जो खुशहाली के नशे में हैं, जिनको गुर्बत का पता नहीं है, उनको भी नज़र आ जाए कि ये किस तरीके से अपनी ज़ात पे कुर्बान जाता है। मुझे एक चीज़, इन लोगों से सवाल भी करता हूँ मैं, मुझे एक चीज़ बता दे जो कंटेनर पे चढ़ के इसने की हो, उसको पूरा किया हो। धोखा दिया इसने अपने अवाम को, मगर हम इसको इजाज़त है, जलसे करे, किसी तरीके से भी नहीं रोका जाएगा, कभी रोका नहीं जाएगा, कभी गिरफ्तारियां पेश नहीं की जाएंगी, मगर ये इजाज़त भी कभी किसी को नहीं देंगे कि किसी भी शरीफ आदमी की पगड़ी उतार दी जाए रास्ते में चलते चलते। वैसे मगर अब मसला ये है कि वो ज़माना था
जब नून लीग आपसे कह रही थी कि इस्तीफे दे दो, आप लोगों ने कहा कि नहीं, नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की बात दुरुस्त साबित हो गई, मगर अब आप लोगों की जगह इस्तीफे दे दिए इमरान खान ने। 100 से ज़ायद सीटों पर अगर इस्तीफा होगा तो हाउस चल सकेगा, हुकूमत चल सकेगी आपके ख्याल में? क्योंकि 1.5 साल पड़ा हुआ है, वो इस्तीफ़ा दे, मेहरबानी करके अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो उससे हो जाएगी, उस पर इलेक्शन भी होगी 3 महीने। हाँ, अगर 3 महीने नहीं होते 3 महीने होते तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकती थी, बिल्कुल इलेक्शन नहीं हो सकती थी, और ख़ाली सेशन हम भी नहीं चलाते। मगर क्योंकि अब इलेक्शन की गुंजाइश है, नए लोग आएंगे, नया स्पेस लेंगे, नई सियासत करेंगे। वैसे ये बताइएगा, पंजाब में अभी नून लीग के साथ ही खड़े हैं, क्योंकि इतलात आई कि काफ लीग ने राब्ते करना शुरू किए हैं एक दफ़ा फिर के मामला सही हो जाएं? देखें, काफ लीग से ताल्लुकात हमारे ख़राब नहीं है, हम नहीं करना चाहते, हम सियासतदान हैं, सबके साथ हमारा ताउन जारी रहेगा, मगर वो सियासी मसला है, क्योंकि हम मुस्लिम लीग नून के साथ वहाँ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और ये नहीं है कि पंजाब में सियासत अलग है और वफाक की सियासत अलग है, बिल्कुल खड़े रहेंगे, बहुत तंग भी नहीं करेंगे कि हमें क्या दो, हमें क्या दो। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। मुल्क को मसाइल से निकालने का आखिर फार्मूला क्या है, मुश्किल फैसले करने हैं, कैसे होंगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मईशत को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे मुश्किलात से निकालना है। हमारे साथ मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि मुमकिन वज़ीर ख़ज़ाना भी हो सकते हैं, मुआशी टीम का हिस्सा है शहबाज शरीफ साहब के। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपसे जब आप नून लीग की में होते हुए तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद करते थे, अपोजिशन में होते हुए, तो हम बार बार कहते थे आप कैसे ठीक कर लेंगे, ये मामला तो हैं, आप कैसे ठीक कर लेंगे। अब बताइए, आ गए आप हुकूमत में, कैसे ठीक कर लेंगे? शुक्रिया शाहज़ेब भाई। देखिए, इससे पहले कि मैं आपसे ये कुछ अपनी गुजारिशात पेश करूं कि शहबाज शरीफ साहब अपनी टीम के समेत ये किस तरह ठीक करेंगे, पहले ये बात हमको समझनी चाहिए कि इस वक्त खान साहब जो छोड़ के गए, इमरान खान साहब, वो क्या सिचुएशन छोड़ के गए हैं। तो जब हमें बताया गया था मिसाल के तौर पे इस साल के शुरू में कि ये इस साल रवा में 4000 अरब रुपया जो है वो डेफिसिट करेंगे, बजट का खसारा होगा 4000 अरब रुपया, जो एक रिकॉर्ड था, लेकिन बहरहाल 4000 अरब रुपया था। अब ये बात पता चली, कुछ दिनों पहले अखबार में 4300 अरब का आया था, हमारा भी तखमीना, मेरा तखमीना भी था कोई 4600 अरब रुपए का था। लेकिन अब ये बात आज पता चली कि वफाकी हुकूमत जो है वो जिस स्पीड पे जा रही है, तो 5600 अरब रुपया तकरीबन वो खसारे की स्पीड पे जा रहे हैं। वो इनका खुद का प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन मैंने नहीं बनाया, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने शौकत तरीन साहब के ज़माने में बनाया हुआ है कि आप शुरू करे थे आप 3990 पे, आप इस वक्त जो है वो 5600 अरब रुपए की स्पीड पे जा रहे हैं। इसके अलावा 800 अरब रुपए और ख़र्चा देना है वफाकी वजारत को, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज ने नुकसान किया है। मिसाल के तौर पर 220 अरब रुपए SNGPL को देने हैं, क्योंकि इन्होंने LNG और RLNG के बिज़नेस में इतना नुकसान कर दिया है। तो ये एक अगर ये सारे पैसे दे दिए इस साल में, तो साल रवा में इनके प्रोजेक्शन के हिसाब से 6400 अरब रुपए का खसारा होगा, जो कि न सिर्फ एक रिकॉर्ड है, बल्कि किसी 4 साल में मुस्लिम लीग के पहले जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो इतना डेफिसिट नहीं हुआ था। ये इस नहज पे खान साहब छोड़ के गए हैं। उसके बाद 373 अरब रुपए का इस 800 में शामिल है पैकेज, जो इन्होंने ये अभी बिजली और पेट्रोल के ऊपर पैकेज दिया है। इस वक्त वफाकी हुकूमत 40 रुपया पर लीटर नुकसान कर रही है, और ये सब आखिरी 2 महीनों में खान साहब ने किया। जब इनको लगा कि इनकी हुकूमत जाने लगी थी, तो फिर इन्होंने इस सब तमाम चीज़ों को उसको छोड़ दिया, गवर्नेंस को छोड़ दिया। इन्होंने लापरवाही की एक अलग मिसाल कायम की कि इन्होंने कहा यार ख़जाना जाए भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं अपनी पॉपुलैरिटी रख लूँ, कुछ कर लूँ। तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। इस 15 दिन के अंदर ये जो पैसे इस वक्त सस्ते बिजली पेट्रोल बेच रहे हैं, इसकी सब्सिडी भी पास नहीं की, वो भी सब शहबाज शरीफ को करनी होगी, वो भी ये नहीं करके गए। और जो इस किस्म की जो मईशत इन्होंने वफाकी बजट का खसारा किया है, और फिर मैं अभी 1 सेकंड में आता हूँ आपके साथ करंट अकाउंट डेफिसिट पे, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदर। ये मतलब ये शर्मिंदगी की बात है कि आपने ग्रोथ भी नहीं दी। आप 4 साल से हमको कहते रहे कि करंट अकाउंट डेफिसिट दोगे, करंट अकाउंट डेफिसिट तो आप हमसे ज़्यादा दे रहे हैं इस साल, 20 अरब का आप देंगे, आप तिजारती खसारा करेंगे 45 अरब रुपए का, 45 अरब डॉलर का माफ़ कीजिएगा, जो अगेन पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड होगा एब्सोल्यूट अमाउंट में भी और एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। आप जो इंपोर्ट करेंगे वो 75 बिलियन डॉलर्स का होगा।
और इस वक्त आपके पास 45 से 50 दिन के इंपोर्ट के पैसे रखे हुए हैं, सिर्फ ज़र मुबादला रखा हुआ है। पिछले महीने में $500 करोड़ ज़र मुबादला के कम कर दिए एक महीने के अंदर। उसके बाद जाहिर है कि जब ज़र मुबादला इतना कम होगा तो रुपए की कीमत भी गिरती रही, जब रुपए की कीमत गिरेगी तो फिर महंगाई हो जाएगी, और फिर महंगाई भी होश रुपए है महंगाई। मतलब अगर खान साहब ने ना सही इनको गवर्नेंस, मतलब अब आपकी हुकूमत आ गई और जाहिर आपको ये हालात पता थे, अब तहरीक इंसाफ को भी ये कहते थे, मगर तहरीक इंसाफ का मसला ये रहा कि वो अपने चौथे साल में भी आप लोगों को जिम्मेदार ठहराते थे। अब तो आपका शुरू के 2 दिन हैं तो उस ठहरा रहे हैं, 1 महीने बाद भी अगर आप उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे तो उससे मुआशी तौर पर भी नेगेटिव मैसेज ही जाएगा सरमायाकार को कि भाई मुल्क का की जो मुआशी टीम है वो भी यही कह रही है कि मुल्क का बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए आपके पास कोई फॉर्मूला है या नहीं है? और इस वक्त मसला यह है कि IMF का प्रोग्राम आपने आज भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहाल कराना है तो पेट्रोल की कीमत आपको पास ऑन करनी पड़ेगी, बिजली की कीमत पास ऑन करनी पड़ेगी जो खान साहब सब्सिडी दे गए हैं, तो क्या होगा फिर? जी मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि हम देखें उनकी गलती से इधर पहुंचे हैं, लेकिन इस वक्त जिम्मेदारी हमारी है। इस वक्त शहबाज शरीफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन्स टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। आज से इस मईशत का, कल से बल्कि गुज़िश्ता कल से इस मईशत का रिस्पॉन्सिबल जो है वो ज़िम्मेदार जो है वो शहबाज शरीफ है, और वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए कबूल करते हैं। हम इसको सर आंखों पे लेते हैं ज़िम्मेदारी को, ये हमारा मुल्क है, इसको ठीक करना हमारा काम है। तो जहाँ पे ये बहुत मसाइल छोड़ गए वहाँ पे पाकिस्तान में बेपनाह वसाइल हैं। हम खुदा न खास्ता ये बात नहीं करेंगे जो वो करते थे कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मैं तो आज भी कहा कि जितने इन्होंने माहदे करे हैं, बैन अक़वामी माहदे, CPEC के या दूसरे, हम उसको ऑनर करेंगे। ये खुद जो शौकत तरीन साहब ने खत लिखा था IMF को, उसकी खुद ये खिलाफ वर्जी करते हैं। वो तो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी मगर हम तमाम माहिदों जी ये तो कर गए खिलाफ वर्जी। मगर मसला ये है जब आप IMF के पास जाएंगे कि हमारा प्रोग्राम बहाल कर दो, तो IMF आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई इस खित्ते में कौन है जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे रहा है, कौन सा मुल्क है जो बिजली के ऊपर वो सब्सिडी दे रहा है जो आप दे रहे हैं, आप हमसे वादा करके गए थे। अगर आप उस वादे को पूरा करने के लिए बढ़ाएंगे तो इमरान खान साहब आपको जीने देंगे? इमरान खान साहब आपको सियासत करने देंगे? देखिए, पॉपुलिज्म की झूठ की सियासत पे मैं नहीं परेशान होता। मेरा काम इस वक्त सियासत नहीं है। मेरा काम जो है वो बेस्ट एडवाइस देनी है मेरे प्राइम मिनिस्टर को, और मेरा प्राइम मिनिस्टर का काम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को चौपी वाटर से निकालना है। शहबाज शरीफ इज़ वेरी अवेयर ऑफ दैट कि सबसे पहली जो सुबह हमने मीटिंग करी है वो एक मईशत के ऊपर करी है, और हम पूरे इस बात पे तैयार हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। कल सुबह जो है वो पेट्रोलियम की भी मीटिंग होगी, तो हमको इस बात का पूरा हमको ये भी पता है कि सप्लाई चेन में पेट्रोलियम के शाहजेब खान साहब आपको भी पता है कि क्योंकि कंपनीज नुकसान में हैं, बहुत सारी कंपनियों के पास लिक्विडिटी नहीं है तो एलसीआं नहीं खुली हैं। इसकी वजह से पेट्रोल की सप्लाई चेन में मसला है, और कुछ दिनों में पेट्रोल का मसला ना हो जाए। हमको इसी की वजह से, इस पेट्रोल की वजह से, डिफरेंट ईंधन की वजह से आज पाकिस्तान भर में लोड शेडिंग कर दी है। खान साहब इस मुल्क में अंधेरे वापस लेकर आए जो बड़ी मेहनत से नवाज शरीफ ने ख़त्म किए थे। तो हमको इस बात का इदराक है, शहबाज शरीफ को इस बात का इदराक है। हमारी एक एक्सपीरियंस टीम है अल्लाह की मेहरबानी से, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि जितनी भी बदहाली में खान साहब छोड़ के गए, शहबाज शरीफ इसको बेहतर करेगा। मगर फर्ज है, उसके लिए पहले भी किया था, मगर उसके लिए मुश्किल फैसले चाहिए मिफ्ता इस्माइल साहब, और मुश्किल फैसले करने के लिए आपको नहीं लगता एक नए मैंडेट वाली हुकूमत चाहिए होती है, बजाय इसके कि चौथे साल वाली हुकूमत जिसको अगले साल इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन लड़ने के लिए तो पॉपुलिस्ट फैसले करने होते हैं, मुश्किल कहाँ कर पाते हैं। 12.25% की शरह सूद है, इस पर कहाँ से ग्रोथ लेकर आएंगे? IMF के प्रोग्राम में कहाँ से एक एक्सपेंशनरी बजट दे पाएंगे जहाँ जो पॉपुलिस्ट हो और इलेक्शन आपको जिता सके? तो आप फंस नहीं गए हैं? बेहतर नहीं इलेक्शन हो? भाई मुश्किल फैसले हमने करे जब हमको जेलों में डाला था और हम नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। हम में से कौन मुश्किल फैसले करके नहीं आया यहाँ पे? मुश्किल फैसले करेंगे और इस मुल्क के लिए करेंगे। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि IMF से बात करनी होगी, करेंगे IMF से बात, IMF से साथ बैठ के बात करेंगे। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो हर वो चीज़ जो उन्होंने मानी थी लेकिन उस पर अमल नहीं किया, हम उस मायदे को थोड़ा सा रीनिगोशिएट करेंगे। हम उसको समझाएंगे कि हमारी नई हुकूमत आई है, हमको थोड़ा सा वक्त दें, हम उससे बात करेंगे। लेकिन हम उसमें कोई ना कोई चीज़ करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि एक मरतबा मिफ्ता इस्माइल या शहबाज शरीफ ख़ास तौर पर कोई चीज़ पर साइन करके देगा तो फिर हम उस पर खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और साथ साथ हम इंशाल्लाह ना सिर्फ IMF को भी साथ रखेंगे। देखिए शाहजेब साहब, मैं आपको ये सच बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान के ख़जाने में पिछले हफ्ते जुम्मे तक $11.4 बिलियन थे, सिर्फ $11.4 बिलियन, जो आम तौर पर सिर्फ 50 दिन का इंपोर्ट है। लेकिन ऑब्वियसली मेरा एक्सपोर्ट भी होता है तो मुझे कुछ पैसे भी मिलते हैं। लेकिन हम महीने का 1.5 से 2 अरब रुपए की एवरेज पे, पिछले 8 महीने में एवरेज पे हम $1.5 अरब का खसारा कर रहे हैं, जारी खसारों का खसारा, जारी अकाउंट्स का खसारा। तो अगले 4 महीनों में ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस द रिमेनिंग ऑफ द ईयर $3-4 अरब वहाँ से निकल जाएंगे। इसके अलावा अगर हमको $3 बिलियन की रिपेमेंट करनी है, फिर
अगर हम IMF के प्रोग्राम से बाहर हो जाते तो जो सऊदी अरब से पैसे आए थे वो इस बात पे मशरूत थे कि आप IMF के प्रोग्राम में रहें। तो लिहाजा IMF के प्रोग्राम में रहना मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है, और पाकिस्तान के अवाम जो है वो देखें, मैं खुदा न खास्ता श्रीलंका की तरफ या उधर जाना भी नहीं चाहता हूँ, सोचना भी नहीं चाहता हूँ उन चीज़ों का। तो हम अगर मुश्किल फ़ैसले करने होंगे तो मुश्किल फ़ैसले करेंगे जो मगर इसके लिए ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने बहुत सख्त शराइत पे पैसे दिए थे और उसको IMF के प्रोग्राम से मुंसलिक किया था कि IMF का प्रोग्राम रहेगा, मगर आपको फौरी तौर पर फिर दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाना नहीं पड़ेगा कुछ मजीद पैसे के लिए कि जी रखवाइए, इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं हमारे? सर, आप अगर दोस्त ममालिक के पास जाते हैं या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं या किसी के पास भी कर्ज लेने जाते हैं तो वो आपसे ये तो पूछेगा ना कि भाई तुम्हारे फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब आप ये कहते हैं कि मेरा 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा और आप डेफिसिट कर देते हैं 6400 अरब रुपए का, तो फिर कैसे काम चल सकता है? वो कोई बोलेगा कैसी बातें करते हो। तो हमको पहले उसको समेटना होगा। मैं तो इस साल भी डेफिसिट कम करूंगा इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे हम कि इस साल भी कम होगा। और मतलब हम देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली हुकूमत ने अपने जो दोस्त थे ATMs वगैरह, रियल एस्टेट की आपको पता है 2 साल तक एमनेस्टी दी, अभी एक और इंडस्ट्रियल एमनेस्टी दे दी और गरीब लोगों के ऊपर बहुत मज़ा पड़ा है। इसीलिए शहबाज शरीफ ने जो सबसे पहला कदम उठाया वो उन्होंने 25,000 रुपये तनख्वाह कर दी मिनिमम वेजेस, ताकि कम से कम हमको पता है कि फौर हम महंगाई ख़त्म नहीं कर सकते। खान साहब की जो नाक़िस पॉलिसियाँ हैं उसका एक दिन के अंदर मदावा नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर हम 25,000 रुपये मिनिमम वेज करते हैं तो कम से कम थोड़े से तो आंसू पहुँचे जाएंगे ना हमारे गरीब लोगों के। अगर आप यही हुकूमत चलाएंगे तो गर्मियाँ मुश्किल से निकालेंगे, IMF को मुश्किल से मनाएंगे, सर्दियाँ आ जाएंगी, कोई LNG का टर्मिनल नहीं लगा, पाइपलाइन पर काम भी नहीं शुरू हुआ, टर्मिनल पर भी काम नहीं शुरू हुआ, जो सर्दियों में फिर गैस का क्राइसिस आ रहा है उस पर आप जिम्मेदार होंगे। भाई इन्होंने, और ये मैं आपके शो में मुतदरी बात कह चुका हूँ और दीगर शो में कह चुका हूँ कि इन्होंने, इनसे नहीं लगनी थी पाइपलाइन, इनकी नीयतें ही नहीं थी, ना अहलियत थी। सच्ची बात है कि ना अहलियत थी ना नीयत साफ थी, ना इनसे टर्मिनल लगना था। आप ये देखिएगा कि अब शहबाज शरीफ आए ना, पहले दिन आप देखें 1700 पॉइंट स्टॉक मार्केट बढ़ी है, द सिंगल लार्जेस्ट इंक्रीज इन कराची स्टॉक एक्सचेंज इन द हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है। तो हमारे साथ हम आएंगे इंशाल्लाह, फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा, चीन से भी इन्वेस्टर्स आएंगे। आप ये देखें कि CPEC ख़त्म कर दिया। जिस मुल्क ने 30 अरब डॉलर की इधर सरमायाकारी करी थी चीन ने, जब कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ता था। ये अमेरिका और यूरोप जो थे वो 500-500 मिलियन डॉलर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एग्जिम बैंक लोन नहीं दे रहे थे, चीन ने 30 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करी, हमने उसको आके ख़त्म कर दी। हमने सऊदी अरब को नाराज़ कर दिया, तुर्की को नाराज़ कर दिया। ऐसा कोई मुल्क नहीं बचा है मेरे ख्याल से अफ्रीका के और साउथ अमेरिका के 1-2 ममालिक के जिसको हमने नाराज़ नहीं किया हो। तो ये तो अजीब सी पॉलिसी करते थे। तो हम इसको, शहबाज शरीफ के आने से एक उनका रेपुटेशन दुनिया भर में है, हम समझते हैं कि हम सरमायाकारी भी लेकर आएंगे। मतलब हम, हमारे जो वुज़रा है ये बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह काबीना के अंदर, हम सरमायाकारी लेकर आएंगे। टर्मिनल की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान में टर्मिनल भी बनाएंगे। देखते हैं आप ये कैसे सारे के सारे काम कर पाएंगे। मिस्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।